हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूर। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। ना सबसे पहले ये हम स्टार्ट करें कि एंजाइम कैटालिसिस क्या है। आप सबको पता है, आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में। ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट गेट या सेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बहुत सारे वीडियोस आएंगे। ये पार्ट 1 है जहाँ पे हम इन जनरल बात करेंगे एंजाइम कैटालिसिस के बारे में कि वो होता क्या है। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में, इसके ग्राफ के बारे में और इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। ना सबसे पहले बता दूं एंजाइम का मतलब क्या होता है। एंजाइम होता है एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जिसको हम एक तरीके से प्रोटीन भी कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो होते हैं वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मेन फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है ना, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बता दूँ तो हमारे पास माल्टोस करके एक शुगर होती है जिसको अगर मैं वाटर के साथ इसको हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश करूँ तो माल्टेस नाम का एक एंजाइम होता है जो इसमें हमारी मदद करता है एंड देन वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बहुत सारे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट से बनी हुई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे बॉडी में होने वाला हर एक रिएक्शन एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट ही है जो उसको कैटालाइज करता है। इसीलिए शायद बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए एंजाइम कैटालिसिस की पढ़ाई करना और माइकलिस मेंटन इक्वेशन की पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, कुछ और चीज़ें बता दूं। एंजाइम्स आर हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव। एंजाइम काफ़ी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो वो काम करना बंद कर देते हैं। यही एक रीज़न होता है कि जब बॉडी में बुखार आने लगता है, जब बॉडी गर्म हो जाती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमें डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप ऐसा खाना ना खाइए, आप हैवी फूड ना खाइए जो कि डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारे उस समय जो डाइजेशन करने के जो कैटलिस्ट होते हैं या जो एंजाइम्स होते हैं उस समय वो इनएक्टिव हुए होते हैं और वो शायद आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर आपसे कहता है कि दूध ब्रेड खा लो या कुछ हल्की चीज़ खा लो जिससे बॉडी में वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, जिसके डाइजेशन में ज़्यादा कैटलिस्ट का ज़रूरत ना पड़े। किसी भी कैटलिस्ट के काम करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या इससे कम हो जाता है तो एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी कम कर देता है ना। एक टिपिकल एंजाइम रिएक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, देखो एंजाइम जो होते हैं ना वो बायोलॉजिकल प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप लोगों ने अगर आपने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता है जैसे हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन बाइंड करता है। सिमिलरली हम किसी भी जनरल प्रोटीन को या जनरल एंजाइम को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एक्टिव साइट होती है। ये जो जगह आप देख रहे हो इनको कहा जाता है एक्टिव साइट्स। ये क्या होती हैं? एक्टिव साइट्स पे आपका जो सबस्ट्रेट है जिसका रिएक्शन होने वाला है वो उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वहाँ पे बाइंड करता है, रिएक्शन करने में मदद करता है, कैटालाइज करता है और उसके बाद प्रोडक्ट बना के बाहर निकाल देता है। लेकिन ये हर बार नहीं होता। मतलब कभी कभी आपका जो सबस्ट्रेट है जिसको हम S के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इस एंजाइम को हम E के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबस्ट्रेट कभी कभी आता है और ये फिर से रिवर्स हो जाता है। लाइक हर बार जैसे हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ना कोलिजन थ्योरी, हर बार कोलिजन या हर बार टकराव सक्सेसफुल नहीं होता, उतनी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ना एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है कि आपका एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स और आपके फ्री एंजाइम और फ्री सबस्ट्रेट के बीच में। तो आपका एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर वो जाएगा तो हम रेट कांस्टेंट को K1 कहेंगे और वो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको हम एक तरीके से इंटरमीडिएट कहते हैं। अभी जो इंटरमीडिएट बनता है इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये वापस से डिकम्पोज होकर पीछे चला जाएगा जिसको हम रिवर्स रिएक्शन में अगर हम लिखें तो हम उसको कहेंगे कि वो K2 है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, या तो वो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके प्रोडक्ट दे देगा जिसको हम कहेंगे K3 का रेट फॉलो करता है। तो आते समय को हम कहेंगे K1, अगर रिवर्स गया तो हम कहेंगे K2। अब डिपेंडिंग अपॉन कि K2 ज़्यादा है कि K3 ज़्यादा है, यानी बनने के बाद यहाँ वो ज़्यादा जाएगा कि बनने के बाद वो रिवर्स वापस हो जाएगा, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब आप लोगों से मेरी एक बहुत हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ज़रा कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस के बारे में आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस के बारे में मैंने वीडियो नंबर 32 या 33 के आसपास अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन से रिलेटेड आप जब वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तब इसको समझ पाना बहुत आसान हो जाएगा। एज वेल एज आप अगर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, तब इस चीज़ को इमेजिन करना बड़ा आसान है। वहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लेके चीज़ों को समझाया है कि फनल के तरीके से मैंने समझाया कि अगर ऊपर से चीज़ ज़्यादा आती है और नीचे अगर कम जाती है तो क्या होता है, स्टेडी स्टेट कैसे बनती है, स्टेडी स्टेट होती क्या है।
तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इनकेस अगर आपको इतनी नॉलेज ऑलरेडी है तो फिर आप इसका वीडियो को अभी से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसकी काइनेटिक स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं इस रिएक्शन को फिर से दोबारा लिख लेता हूँ। नाउ मेरे पास जो रिएक्शन था वो क्या था, मेरे पास रिएक्शन था कि एंजाइम इंटरेक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ और इक्विलिब्रियम बना के मुझे एंजाइम सबस्ट्रेट दे देगा, जिसको हम कहेंगे K1 और इसको हम कहेंगे K2, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो मुझे रिएक्ट करके क्या दे देगा, वो मुझे रिएक्ट करके दे देगा प्रोडक्ट। अब मान के चलते हैं कि टोटल एंजाइम का जो कॉन्सेंट्रेशन है, टोटल एंजाइम इनिशियली, अब देखो इसमें से कुछ एंजाइम जो होगा वो सबस्ट्रेट के साथ लग गया होगा यहाँ पर, और कुछ एंजाइम होगा जो अभी भी फ्री बचा होगा, करेक्ट। तो टोटल एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन होगा फ्री एंजाइम प्लस एंजाइम जो सबस्ट्रेट के साथ लग गया है, इसको हम कहते हैं फ्री एंजाइम, जो अभी यहाँ पर फ्री प्रेजेंट है, क्योंकि रिएक्शन होते समय जैसे जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जाएगा वो यहाँ चलता जाएगा। और कुछ अब कितना अवेलेबल है, अब कितना अवेलेबल है फ्री एंजाइम, या मैं कह सकता हूँ एंजाइम अवेलेबल एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे एंजाइम कितना अवेलेबल है। अब जरा रेट को लिखने की कोशिश करते हैं। भाई मुझे पता है रेट ऑफ ए रिएक्शन हम प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखेंगे, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम विल बी इक्वल टू K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ना ये जो मेरे पास है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम RI के साथ लिखते हैं। अब हमें पता है कि जब भी कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस होते हैं, चेन रिएक्शंस होते हैं, हमें स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ता है, और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाकर हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटरमीडिएट का निकालना पड़ता है। दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट डिवाइडेड बाय टाइम वी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। एक स्पेशल कंडीशन जहाँ पर इसका चेंज, नॉट कॉन्सेंट्रेशन जीरो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, जिसको मैंने कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस के वीडियोस में समझाया हुआ है कि इसका मतलब क्या है। प्लीज आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मुझे पता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ES डिवाइडेड बाय DT इज जीरो। अब दिस इज नथिंग बट फॉर्मेशन, वो कितना फॉर्मेशन हुआ है माइनस उसमें से कितना वो डिकम्पोज हो गया है, तो दोनों की रेट बराबर हुई होगी, तब जाके मैं कह सकता हूँ कि जितना वो बन रहा है उतना वो गायब हो रहा है। इसका मतलब इसका रेट और इसका रेट क्या हुआ होगा, सेम हुआ होगा, तभी तो मैं कहूँगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो। अब फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, ES का फॉर्मेशन एक ही जगह पे हो रहा है, तो उधर क्या आ जाएगा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, पर उसका डीकम्पोजिशन दो जगह पे हो रहा है, एक तो वो दोबारा रिटर्न चला जा रहा है, एक वो यहाँ पे चला जा रहा है। रिटर्न जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। रिटर्न जाते समय उसका स्पीड कितना होगा वो डिपेंड करता है ES का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आते समय उसका स्पीड कितना होगा वो डिपेंड करता है इन दो का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। समझ में आ रहा है। एक और है जहाँ पर वो गायब हो जाता है, यहाँ पर उस समय वो डिपेंड करेगा कि ES का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यानी माइनस K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। अब देखो यहाँ से ES को कॉमन निकाल लो आप, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू K1 इंटू E इंटू S माइनस ब्रैकेट ले लो, तो क्या बचेगा K2 प्लस K3 ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या आ जाएगा, ES बाहर आ जाएगा। अब मुझे एक और चीज़ पता है, कितना एंजाइम फ्री है। भाई रेट ऑफ ए रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो वहाँ पर फ्री प्रेजेंट है। जितना फ्री होगा उतना रेट ऑफ ए रिएक्शन ज़्यादा होगा। अब फ्री एंजाइम मतलब ये, अब फ्री एंजाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ओरिजिनल कितना था और उसमें से ऑलरेडी कितना चला गया, उसको हम कहेंगे फ्री एंजाइम, यानी E0 माइनस ES। आई होप समझ में आया होगा यहाँ पे। अब जरा इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, फ्री एंजाइम अब कितना प्रेजेंट है। मान लो स्टार्टिंग में तुमने जब स्टार्ट किया तब 100 के साथ स्टार्ट किया, अरे भाई 100 के बाद रिएक्शन कुछ तो हुआ होगा। अब तुम 5 मिनट के बाद आके अगर मुझसे पूछोगे बताओ एंजाइम कितना फ्री प्रेजेंट है, तो 100 में से कुछ तो गया होगा। तो अब कितना फ्री प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि अब रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। समझ में आया। तो इसके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, E0 माइनस ES ब्रैकेट, और ये क्या हो जाएगा S माइनस ये हो जाएगा K2 प्लस K3 ब्रैकेट, और ये क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 इंटू E0। ठीक है, मैं कॉन्सेंट्रेशन मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को बीच बीच में मिस करूँगा प्लीज़, तो उसको इग्नोर कर देना। माइनस ES माइनस K1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा ES, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू ES का कॉन्सेंट्रेशन। ना अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको फिर से यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ पर भी ES है और यहाँ पर भी ES है। फिर से कॉमन निकाल लो, जब फिर से कॉमन निकालोगे तो फॉर्मूले में क्या बचेगा, K1 बचेगा, यहाँ पर E0 बचेगा, यहाँ पर S बचेगा, माइनस को बाहर निकालो, बड़ा ब्रैकेट डालो, यहाँ से ES जाएगा तो क्या बचेगा, K1 बचेगा और S बचेगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, K1 प्लस K2 बचेगा,
बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा और ES दोनों में से बाहर कॉमन निकल गया। आई होप समझ में आया। अब हमें ES का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES विल बी इक्वल टू K1 इंटू E0 इंटू S होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 ब्रैकेट क्लोज प्लस K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S। दिस इज द इक्वेशन दैट आई गेट। इसको मैं आगे लिख लेता हूँ फिर से दोबारा, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आएगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES इज गोइंग टू बी इक्वल टू, बता दो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, K1 इंटू E0 इंटू S। सो दिस विल बी K1 इंटू E0 इंटू S, मैं स्क्वायर ब्रैकेट हटा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू S। यही फॉर्मूला है ना, K1 इंटू S, सॉरी दिस इज K1 इंटू S। सो इसको हटा देते हैं, दिस विल बी K1 इंटू S। अब देखो प्रॉब्लम मेरे पास क्या है, मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मुझे ES का कॉन्सेंट्रेशन मिला है पर अभी तक मैंने रेट नहीं लिखी है। तो रेट विल बी इक्वल टू K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES था, जरा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दिस विल बी K3 इंटू K1 इंटू E0 इंटू S। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट मैं बार बार इग्नोर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा। K1 प्लस K2 आ जाएगा प्लस K1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है पता है, मुझे ना S को है ना K1 से रिप्लेस करना है, मतलब आई डोंट वांट K1 ओवर हियर। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे सब जगह K1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, K3 इंटू K1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू E0 इंटू S होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K1 कैंसिल हो जाएगा, उधर सिर्फ क्या बचेगा, S बचेगा। अब देखो यहाँ से K1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली मेरे पास फार्मूला क्या बचेगा, रेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा, K3 इंटू E0 इंटू S डिवाइडेड बाय। अब देखो ये जो पूरा तुमने यहाँ लिखा है ना K1 K2 और, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझे लग रहा है, हमने कहीं तो गड़बड़ करी है, जरा चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ कर दी है। तो ये K2 प्लस K3 था, ये K2 प्लस K3 था, तो ये हो जाएगा K2 प्लस K3, कुछ मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, ये K1 आएगा, ये K1 आएगा, ये K2 प्लस K3 हो जाएगा, कुछ मिस्टेक्स हो गई है। तो जब इसको हम रिप्लेस करेंगे दिस विल बी K2 प्लस K3, यहाँ पर K1 रहेगा प्रॉपर, यहाँ पर K1 है परफेक्ट। ये देखो ये छोटा सा एरर हो गया, इस चीज़ को आप भी बहुत बार हो जाती है ये एरर, प्लीज़ ध्यान रखना, K2 और K3 आएगा। तो यहाँ पर भी अगर मैं रिप्लेस करूँ इनको तो ये क्या हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा, ये K3 हो जाएगा प्रॉपर, ये K2 हो जाएगा, ये K3 हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा और ये K3 हो जाएगा। हाँ जी अब सही है। अब ऊपर क्या आएगा K3, नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास नीचे आ जाएगा K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय K1, करेक्ट। और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा S ना। यू सी यहाँ पे ना K1 K2 K3 तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गए हैं, तो हम ना इस चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं, विल रिप्लेस इट बाय अ न्यू कांस्टेंट। और हम अब से लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K3 इंटू E0 इंटू S होल डिवाइडेड बाय, यहाँ हम लिख देते Km प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S। इस Km को जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, Km इज इक्वल टू K2 प्लस K3 होल डिवाइडेड बाय K1, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं माइकलिस कांस्टेंट, तो इसको हम कहेंगे माइकलिस कांस्टेंट। स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MICHAELIS। तो अगर कहीं मिस्टेक हो स्पेलिंग में तो प्लीज़ इग्नोर करना है, बायोलॉजी वाले इसको प्लीज़ बुरा मत मानना, थोड़ा मैं स्पेलिंग्स लिखने में मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट आई एम गिविंग यू द राइट स्पेलिंग, या करेक्ट, माइकलिस कांस्टेंट। अब आई होप आपको समझ में आया। अब कोई भी माइकलिस कांस्टेंट याद रखना है, माइकलिस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। अब देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो, दो इक्विलिब्रियम थे ना, दो इक्विलिब्रियम थे, एक इक्विलिब्रियम था, एक था दिस वाज K1, दिस वाज K2, दिस वाज K3। तो देखो K2 प्लस K3 यानी कितना गायब हुआ, डिवाइडेड बाय कितना बना, K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय K1, K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय K1। दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस फार्मूला। ना यहाँ पर मैं ना कुछ कंडीशंस लगा सकता हूँ। कैसे कंडीशंस लगा सकता हूँ कि सपोज करो रिएक्शन स्टार्ट करते समय आप अगर यहाँ पर देखो, अगर आपने रिएक्शन स्टार्ट करते समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर बहुत हाई लिया है, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का ले लिया है, उस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विल बी मच 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 ग्रेटर देन Km। तो मुझे पता उस समय आपका जो रेट होगा वो रेट क्या बन जाएगा। अब Km से ज़्यादा होगा S, तो S और S क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी नथिंग बट K3 इंटू E0 इंटू S डिवाइडेड बाय S। तो S और S क्या होगा, कैंसिल। उस केस में आपका जो रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0। बट अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू सी ओवर ईयर
राइट नाउ द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई नॉट। मतलब मैं कह सकता हूँ ई नॉट भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है। भाई एंजाइम जो आपने जो लिया वो तो फिक्स लिया है, फिक्स क्वांटिटी में लिया, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ई नॉट K3 कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका रेट है वो रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या फॉलो करेगा, दिस विल फॉलो जीरो ऑर्डर मैकेनिज्म, क्योंकि सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ई नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, K3 कांस्टेंट वैल्यू है, तो दिस विल बी फॉलोइंग जीरो ऑर्डर मैकेनिज्म, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर मान के मैं चलता हूँ कि S बहुत लो है, ठीक है, S का वैल्यू बहुत कम है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसे। इसका मीनिंग क्या होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S बहुत हाई था उस समय आपका जो रेट का फॉर्मूला आया, रेट निकल के आया K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई नॉट, यानी मैं कह सकता हूँ जीरो ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अच्छा, जब S का वैल्यू बहुत लो होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S का वैल्यू बहुत लो होगा, तो मुझे बताओ रेट का फॉर्मूला क्या आएगा। अब रेट का फॉर्मूला उस समय क्या बन जाएगा, देखो S का वैल्यू बहुत कम है तो सिर्फ क्या बचेगा, K3 बचेगा, Km बचेगा, ई नॉट बचेगा, S बचेगा, K3 ई नॉट S अपॉन Km, तो दिस विल बी K3 ई नॉट S अपॉन Km बचेगा। अब ई नॉट कॉन्स्टेंट है, K3 कॉन्स्टेंट है, Km कॉन्स्टेंट है, तो कैन आई से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S रेज टू 1, यानी वो कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर। अब भाई इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग ये है कि मान लो आपके पास एक एंजाइम है, यू हैव गॉट एन एंजाइम। अब मुझे पता है एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स होती हैं, यू हैव गॉट एन एक्टिव साइट्स, बहुत सारी भर के एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट आके चिपकने वाला है। लेट अस से मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, अगर आपने सबस्ट्रेट बहुत कम लिया, मानो बहुत कम लिया, फिर आपने सडनली सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो जब तक आप कॉन्सेंट्रेशन का सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, भाई एक्टिव साइट फ्री पड़ी हैं, वो एक्टिव साइट्स उनको अपने अंदर लेती जाएंगी। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग में जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लो है, इट्स लो, और जब आप धीरे धीरे उसको इंक्रीज करोगे तो सबस्ट्रेट वहाँ पर जाके चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्पीड में होते हुए दिखाई देगा। और मैं कहूँगा कि वाह, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट बढ़ रहा है। लेकिन आप सोचो, अगर आपने बहुत सारा कैटलिस्ट, आपने बहुत सारा सबस्ट्रेट ले लिया, बहुत सारा, अरे तो ऑलरेडी वो सैचुरेट हो गया है, वो ऑलरेडी सैचुरेट हो गया, अब जगह ही नहीं बची है। अब आप कितना मर्जी चाहे, जितना मर्जी चाहे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लेके आओ, एंजाइम अपने पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो गया है। अब वो इसके बाद तुम जितना मर्जी चाहो आप कर लो। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एडजॉर्प्शन के साथ। मान लो मेरे पास एक चारकोल लगा हुआ है, आई हैव गॉट अ चारकोल, और मैंने ना उसको बांधा हुआ है यहाँ पर एक पिस्टन के साथ, यहाँ पर मैं बंद करके रखता हूँ, यहाँ से पिस्टन लगाया हुआ है एयर का, तो यहाँ पर भी एक पिस्टन है और यहाँ पर भी मेरे पास एक पिस्टन है। अब मुझे पता है एडजॉर्प्शन जो होगा वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। जब गैस दूर दूर है तब जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे धीरे धीरे वहाँ पर एडजॉर्प्शन, तो एक काम करते कलर चेंज करते हैं भाई एडजॉर्प्शन का, यहाँ पर धीरे धीरे एडजॉर्प्शन बढ़ने लगेगा, आप प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, बरोबर है ना। तो मैं कह सकता हूँ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन कब, जब पहले प्रेशर लो था। मान लो आपने पिस्टन को यहाँ ला दिया है, यहाँ अब इतना प्रेशर बढ़ा दिया है कि पूरा का पूरा सरफेस एडजॉर्ब हो गया है, अब वहाँ जगह ही नहीं बची है एडजॉर्प्शन करने के लिए। अब आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो एडजॉर्प्शन नहीं होने वाला है। ये क्या सिंबलाइज करता है कि जब तक कांस्टेंट प्रेशर लो था वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा था, जैसे ही प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया वो जीरो ऑर्डर हो गया, यानी अब वो प्रेशर पे डिपेंड करने वाला नहीं है। सेम इज ओवर हियर, जब तक सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है वो जीरो ऑर्डर है। अरे भाई जीरो ऑर्डर होगा क्योंकि पूरा का पूरा सैचुरेट हो गया एंजाइम आपका। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एंजाइम का वर्किंग प्रॉपर हो तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा लो रखना चाहिए और एंजाइम ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लो था तो वो फर्स्ट ऑर्डर, यानी जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा वैसे वैसे रेट बढ़ेगा, सबस्ट्रेट बढ़ेगा रेट। अच्छा मुझे ग्राफ बना दो, इसका ग्राफ बना दो जरा, ग्राफ कैसे आएगा। लेट अस प्लॉट, अगर मेरे पास यहाँ पर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट फॉलो करता हूँ और मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ रेट, मुझे पता है जब तक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट बढ़ेगा। कैन यू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगेगा और एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में वो कम हुआ। अब मैं इसको ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ
यहाँ तक वो कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा था, फर्स्ट ऑर्डर। प्रेशर वॉज डायरेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, तो दिस वॉज फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर वो क्या फॉलो कर रहा है, इसके बाद रेट फिक्स हो गई है, इसका मतलब वो क्या फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर। यार दिस इज समवेयर सिमिलर टू फ्रेंडुलिच आइसोथर्म। आपने फ्रेंडुलिच आइसोथर्म के बारे में सुना होगा, फ्रेंडुलिच आइसोथर्म इन एड्जॉर्प्शन, कि अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर यूनिट और प्रेशर को अगर मैं लगाऊं, पहले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। सो आप ये पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री में, तो डोंट यू फील दिस इज समवट सिमिलर टू दैट? यस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको माइकलिस मेंटन का जो इक्वेशन है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ माइकलिस मेंटन का जो मेन इक्वेशन है, कहाँ से निकाला हमने, कैसे निकाला, मैंने वो समझाने की कोशिश की है। इसके आप अगर इसको चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आप इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, इस इक्वेशन को अगर आपको याद रखना है तो आप इसको लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन 1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। ये हमने लिंडमैन यूनिमोलिकुलर थ्योरी में भी देखा था। तो आपको पता है लिंडमैन यूनिमोलिकुलर थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे, यूनिमोलिकुलर थ्योरी, तब हमने उसमें क्या देखा था, रेट इज इक्वल टू PA स्क्वायर अपॉन 1 प्लस PA। दिस वॉज लिंडमैन यूनिमोलिकुलर थ्योरी। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम माइकलिस मेंटन में एंजाइम कैटालिसिस देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन 1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, बस ये फ़र्क है। तो इसको हम कहेंगे लिंडमैन यूनिमोलिकुलर थ्योरी। और ये जो हमने ग्राफ देखा है, ये हम ग्राफ किसका देख रहे हैं, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अब जरा इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वेशन। आपको पता है आपने एसिड कैटालिसिस का भी, आपने जो इक्वेशन देखा था एसिड कैटालिसिस, उसका भी इक्वेशन कुछ इसी तरीके से आपको निकल के आ रहा था एसिड कैटालिसिस का। अगर आपको एसिड कैटालिसिस का इक्वेशन याद हो, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो अगर कहीं पे देखा हो, तो आपको पता होगा कि एसिड कैटालिसिस का जो इक्वेशन आ रहा था वो भी कुछ इसी तरीके से आ रहा था। कैसा आ रहा था वो इक्वेशन, उस इक्वेशन में भी आप लिख रहे थे रेट is equal to concentration of substrate into concentration of acid whole divided by 1 plus concentration of let us say यहाँ पे A minus, इस तरीके से कुछ लिख रहे थे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जितने भी रेट कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको गायब कर दे रहा हूँ और उनकी जगह पे मैं 1 1 1 1 सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, जस्ट कंसिडरिंग ऑल ऑफ देम एज 1, जिससे कि मेरा इक्वेशन का रिड्यूस्ड फॉर्म मेरे पास निकल जाता है। अब आप इस रिड्यूस्ड फॉर्म से बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो। हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो जीरो ऑर्डर, लो कॉन्सेंट्रेशन होगा फर्स्ट ऑर्डर, हाई प्रेशर होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, लो प्रेशर होगा तो सेकेंड ऑर्डर। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टडी ऑल दीज इक्वेशन। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं बात करूंगा ये सारे इक्वेशंस का कंपैरिजन करने की, ठीक है। टिल देन अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर करो ताकि आप जैसे ना जाने कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनका फ़ायदा हो सके, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।